डिस्कशन फोरम आज इस टॉपिक से स्टार्ट करने का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरेशन गैप जब हम कहते हैं, जनरेशन गैप बिल्कुल एक ऐसी फ्रेज है जो हमें समझ में आती है कि ये बेसिकली दो जनरेशन्स का गैप है, जी, जिसे हम वैक्यूम कह सकते हैं। अब जब हम दो जनरेशन्स कहते हैं तो एक वो जनरेशन जो अपर हैंड है और दूसरी वो जनरेशन जो लोअर हैंड है। एक वो जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार के, अपने ज़िंदगी से लेसन्स हासिल करके, एक्सपीरियंस हासिल करके गिविंग एंड पर है, और दूसरी वो जनरेशन जो भी बड़ी हो रही है और तालीमी इदारों में पढ़ रही है और इस जी, वक़्त रिसीविंग एंड पर है वो। बेसिकली ठीक है। दे आर डिपेंडेंट। जो गिविंग एंड पर हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट हैं बल्कि इन अ वे दे आर डोनर्स एज़ वेल। और जो जी, रिसीविंग एंड पे हैं वो इस वक़्त जो है उनको कोई ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं होता। वो उन मामलात से, उन मसाइल से नहीं गुज़रे होते जिसमें कि उनके पेरेंट्स गुज़र चुके होते हैं। तो ठीक है, बेसिकली जब हम जनरेशन गैप कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट रफली स्पीकिंग 20 से 30-35 साल का एज डिफरेंस। अब जब ठीक है, 20 से 35 साल का एज डिफरेंस आता है तो लामहला जो एक एक्सपीरियंस्ड तजुर्बाकार वालिद है, एक तजुर्बाकार वालदा हैं, उन्होंने ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव, मसाइल, तकालीफ, परेशानियाँ, खुशियाँ, गमी सब देखी हुई हैं। तो जी, उनके रिस्पॉन्सेज़, उनके रिएक्शंस और उनका जो लाइफ़ की तरफ ट्रीटमेंट है, वो बहुत जी, ही मॉडरेट किस्म का, बड़ा बैलेंस किस्म का, बहुत कैलकुलेटेड होता है। क्यों? ठीक है, वो सारे तजुर्बात से गुज़रे होते हैं और तजुर्बात से गुज़रने के बाद उन्होंने बहुत सारे नताइज अख़ज़ किए हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें परखी हुई होती हैं। तो वो लोगों को उनकी बातचीत से, उनके रख-रखाव से, उनके रहन-सहन से, उनके तौर-तरीक़ से बहुत दूर की खोज लगा लेते हैं। जिस तरह हम ठीक है। कहते हैं ना, फेस इज़ एन इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा हाँ, आपको हाँ, बता देता है कि आपके ज़हन में क्या है। इसी तरह एक फ़र्द के साथ जब आधा घंटा आप उठकर बैठकर उठते हैं, तो जी, आपको पता लग जाता है कि यार इसका क्या सेटअप है, क्या इसका रख-रखाव है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी कितनी नॉलेज है, इसमें कितनी तमीज़-तहज़ीब है, इसमें कितने गट्स हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है। व्हेयर एज़ एक वो बच्चा जो अभी ग्रो कर रहा है और उसकी उम्र भी अगेन वो 8-10 साल से लेके हम 18-20 साल की कैटेगरी में उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो इसने अभी दुनिया नहीं देखी होती है। दुनिया के बिल्कुल, उतार-चढ़ाव, मसले-मसाइल, तकालीफ, परेशानियाँ, दुःख, गम और लोगों के जो रवैये हैं, वो इसने नहीं देखे होते। लिहाज़ा इसका जी, जो रवैया होता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है, इसका रिएक्शन होता है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। तो ठीक है, बेसिकली ये जब हम कहते हैं जनरेशन गैप, तो जनरेशन गैप का मतलब यही होता है कि एक आदमी 30, 35, 40 साल का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद कुछ नताइज अख़ज़ करके ज़िंदगी में तजुर्बेकार होके ज़िंदगी को हैंडल कर रहा होता है। जबकि एक जो है बच्चा या बच्ची, वो बिल्कुल अभी उन तजुर्बात से उन्होंने गुज़रना होता है। तो ये गैप ठीक जो है। है बेसिकली हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये गैप जो है बेसिकली क्या मसाइल पैदा करता है, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, इसके मामलात को कैसे सुलझाया जा सकता है, तो वी विल प्रोसीड फर्दर इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी, नबील आप क्या कहना चाहेंगी इस इंट्रोडक्शन में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक बेसिकली यू। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो बेसिकली है जनरेशन गैप के ऊपर। और आज बिल्कुल की जो सही। मॉडर्न एज है तो उसमें इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जनरेशन गैप किस तरह से सोसाइटी के ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जनरेशन गैप और वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो किस तरह से असरात हमारे माशरे की ग्रूमिंग पे या हमारे माशरे के अंदर एक जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो हम सब अपने एक रोल के साथ आए हैं, उसको हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल इस सही। चीज़ को देखें तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक जनरेशन गैप जो बेसिकली अफेक्ट होता है या वो जनरेट होता है, वो बनता है, तो वो एक्शंस, बिलीफ्स, थॉट्स एंड बिहेवियर्स के साथ बनता है। अब ये चीज़ें अच्छा, जो है बेसिकली किस तरह से डेवलप हो रही हैं, वो जो एक गैप है पेरेंट्स और एक गैप है चिल्ड्रन, वो जिस तरह से अब्दुल वहाब साहब ने बताया कि 30 टू 35 इयर्स आजकल मतलब इतना ही गैप आ रहा है।
लाइक अगर शादी भी देखी जाए तो 30 तक से ऑनवर्ड जो है वो हो रही है, तो डेफिनेटली 32 तक का गैप हो सकता है। तो जिस तरह से हम एक बात करते हैं कि एक दरख्त लगाने में 20 साल लगते हैं उसको बड़ा होने में, तो इसी तरह से जी एक जनरेशन को डेवलप होने में भी तकरीबन 20 साल लगता है। तो वहां पे हमने बेसिकली ये चीज देखनी है कि हम अपनी सोसाइटी को देखते हुए, मॉडर्न एज को देखते हुए, हम उस जनरेशन गैप को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट्स के थ्रू हम कैसे उस चीज को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस से और जनरेशन अपनी लर्निंग फेज से उस चीज को कितना बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रही है। जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि ठीक लर्निंग है। फेज उनका तजर्बा है पेरेंट्स का, उस जनरेशन का तजर्बा है जो मतलब समझ लें कि 80s के अगर हैं तो उनका तजर्बा जा रहा है, लेकिन जो 90s और 20s में आएंगे वो उस चीज को लर्न कर रहे होंगे अपने फेज से। तो उस चीज को बिल्कुल कैसे अप्रिशिएट करते हुए, कैसे नेगेटिव फेज को क्रॉस करते हुए और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव और प्रैक्टिकल चीजों को आगे लेके जाते हुए कैसे उस जनरेशन को आप आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उसके सेल्फ स्टीम को कितना बूस्ट कर रहे हैं, उसकी स्किल्स के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं। तो इन चीजों को बेसिकली देखने की बहुत जरूरत है, जो कि अभी इन चीजों का भी गैप है, जिसमें आप देख लें कि सही। हमारी जनरेशन के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल काम करने की थिंकिंग नहीं है, सिर्फ एक थॉट के रिलेटेड चीजें चल रही, लेकिन प्रैक्टिकल पे आए तो उनके अंदर वो सलाहियत पेरेंट्स की तरफ से या वो जनरेशन गैप की वजह से नहीं आई, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकली अपनी इस सोसाइटी में मूव कर सकें और सोसाइटी में अपना एक नाम बना सकें। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा-सा हमने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन तो करवा ली मौजू की, लेकिन आपको आप लोगों में से ज़्यादा बेहतर पता है कि इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेट देन जस्ट डिफाइनिंग दिस टॉपिक। जनाब, पॉजिटिवली आप लोगों ने इस मौजू को बताया, लेकिन जो अभी नौजवान नस्ल, टीनेजर्स जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, उनके ज़हन में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जनाब आपकी पुरानी सोच है, वो जैसे फरसुदा सोच का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आपकी 80s की सोच है, 80s में जो है PS4 नहीं आई थी, 80s में जो है स्क्रीन गैजेट्स नहीं आए थे, एंड्रॉइड नहीं था, iOS नहीं था, आपको क्या पता? तो सॉरी, मैं थोड़ा-सा जो है ब्लंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अब वक़्त आ गया कि ब्लंटली बात करके चीज़ों को प्रैक्टिकली अगर हम उसको, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अगर नबीला नहीं कुछ कह रही तो मैं कहूँ? अब्दुल वहाब साहब प्लीज। जी, प्लीज़। जी, थैंक यू। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बल्कि खुर्रम मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा ब्लंट होके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करें और हम भी जी, उसी तरह से शेयर करते हैं। वजह उसकी ये है कि देखें, जब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से डेप्थ में जाके डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे इसके ऐसे। जो रियल जो रेपरकशंस हैं, वो बाहर नहीं आएँगे। बिल्कुल ऐसे। इश्यू कब देखें तक हम छोटे बिल्कुल ढक के यू आर रखेंगे सर? जी, ऐसा ही। जी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये है, ये हमारे पास कंप्लेंट मेजर कंप्लेंट है। इस कंप्लेंट में इश्यू ये है कि मेरे दानिश में दोनों पार्टीज़ को थोड़ी-सी लचक दिखाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये फ़र्क तो है। देखें, आज से 30 साल पहले जिन मौज़ूआत को हम छेड़ नहीं सकते थे, जो चीज़ें जी, हम टीवी पे देख नहीं सकते थे, जो इश्यूज़ घरों में नहीं आते थे, वो सब आ रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही है। एवोल्यूशन काफ़ी हुई है, काफ़ी मामलात आगे बढ़े हैं। हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि जिस तरह हम यूजुअली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज़ कम पड़ गए हैं और हमारे पास आबादी बढ़ गई है। तो हमारे पास लामहला छीना-झपटी का रिवाज बढ़ गया है, हमारे पास हवस बढ़ चोरी गई चकारी। है, हमारे पास करप्शन बढ़ गई है, हमारे पास जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं वो बढ़ गई हैं, हमारे हुँ, पास गुस्सा बढ़ गया है, हमारे पास टेंशन, डिप्रेशन बढ़ गए हैं। तो लामहला हुँ, ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल हैं ये, तो हुँ, ये जनरेशंस को मुतासिर कर रहे हैं ये मामलात। अब होता ही इसमें ये है कि जो यंगर ग्रुप है वो ये समझता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे ज़ुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों की परमिशंस नहीं दे रहे हैं, जिनकी मौका महल के हिसाब से परमिशन दी जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है। इसकी मैं मिसाल ये दूँगा कि अब आपका बच्चा किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी हुँ, कंपनी में 7 या 8 दोस्त हैं और 7 या 8 दोस्त में से मेजॉरिटी स्मोक करती है। अब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा स्मोक ना करे। तो अब जब आपको पता लगता है तो आप बड़ा एब्रप्ट किस्म का रिएक्शन शो करते हैं, गुस्सा होते हैं,
डांटते हैं, डपटते हैं, या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप जो है इसको पोलाइटली बताते हैं, या तीसरा तरीकाकार ये होता है कि आप इसको टॉलरेट करते हैं जानते हुए, बूझते हुए। अब इशू ये है कि आपकी जनरेशन में जब आप 30 साल पहले, 35 साल पहले इस स्टेज पे थे, ठीक तो है। उस ज़माने में वालिद का इतना डर होता था उस टाइम पर कि सिगरेट तो दूर की बात है, जो डिफाइंड टाइमिंग्स होते थे, घर रात को एंटर होने के या घर से बाहर निकलने के, आप अपने वालिद को या वालिदा को लाज़मी तौर पर इन्फॉर्म किया करते थे और एक-एक जी, पल की खबर उनको होती थी। आप बाहर किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बहुत लिमिटेड पॉकेट मनी हुआ करती थी। ना बाहर कॉफ़ी पीने का रुझान था, ना बाहर खाने खाने का रुझान था, ख़ास तौर से जी, यंगस्टर्स में जो बिल्कुल कुछ नहीं अर्न कर रहे होते थे। तो जी, अब वो बिल्कुल ऐसा। 180 डिग्री में सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो जिस तरह मैंने सिगरेट की मिसाल दी, उसमें अब आप उस तरह से बिहेव नहीं कर सकते जिस तरह 30-35 साल आप एब्रप्ट रिएक्शन या हो सकता है फिज़िकल अब्यूज़ भी थोड़ा मतलब मार-कुटाई भी हुआ करती थी। जी, अब जो है चीज़ें अब देखें 10 बच्चों में से जब 8 बच्चे स्मोक कर रहे हैं, आपका बच्चा लामहल्ला उससे मुतासिर होगा। अब ये बिल्कुल मुमकिन ऐसा। ही नहीं है कि मुकम्मल तौर पे बच सके। तो आप उसको पोलाइटली बताएँ, समझाएँ कि देखो बेटा ये ठीक नहीं है, इसके रिपरकशंस हैं, इसको आपको बाद में मसाइल भुगतने पड़ेंगे। अब अगर आप करते हो तो देखो आप इसको ओन करो, इसकी ज़िम्मेदारी लो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली दोनों पार्टीज़ को सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत है। दोनों पार्टीज़ को एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। दोनों पार्टीज़ को एक-दूसरे को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा इधर से झुकाव हो, थोड़ा उधर से लचक हो, तभी जाके मामलात ये आगे चलते हैं। इसी ज़मन जी, में मैं आपको एक बात करूँ बत बात बताऊँ, जहाँ आपने बहुत अच्छी बात की कि जनरेशन जो गैप है, इसमें आजकल बच्चे बहुत सारे केसेज़ में ये बच वालिदैन को या अपने बड़ों को टॉन्ट करते पाए जाते हैं कि भई ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है। आपने बिल्कुल। क्या किया अपनी ज़िंदगी में? हम तो बड़ी हाई-फाई किस्म की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आपको तो हुँ, इन मामलात का पता ही नहीं है, आपको तो इन कॉम्प्लिकेशंस का पता ही नहीं है। आप तो गुज़रे ही हुँ, नहीं है। आपने तो इतनी बिल्कुल, टेंशन्स देखी नहीं है जितनी हम टेंशन्स आजकल देखते हैं। तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि जब बच्चे समझदार होते हैं, जब बच्चे नासमझ होते हैं, इस तरह की बात ज़रूर करते हैं। लेकिन ज ठीक है। वही बच्चों की जब समझ में आ जाती है, तो उनको ये पता लगता है कि हर दौर के कुछ उस टाइम के हिसाब से खुसूसियात होती हैं उस दौर की। ठीक उसके है। ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके 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 पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आज से 30-35 साल पहले जो जहाँ तक माशरा परमिट करता था, जहाँ पर जहाँ तक इंसान की इस्तेदाद थी, जहाँ तक माशी वसाइल अवेलेबल थे, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की, शदीद मेहनत की और हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। अगर बच्चे यही समझ लें कि आज हम जो कुछ हैं, इसके पीछे हमारे पेरेंट्स की मेहनत है, जितने इनके वसाइल थे, जितने इनके मीन्स थे, सीधी-सी बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना कि कहीं से आप जाएँ, आपके बस में हो, दरख्त से आप पैसे तोड़ें और लाके जो है अपनी पूरी फैमिली को रिच कर दें। पहले बहुत शदीद मेहनत कर किया करते थे लोग, आगे जी, बढ़ने के लिए और फिर अ, अपना पेट काट के बहुत सारी ऐसी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, अपने खाने-पीने की एन्जॉयमेंट्स को रोक के रखा, कि हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें। अब वही बच्चे अगर बड़े हो के पेरेंट्स को ब्लेम करें, कि जी आपने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो जी, ये भी चीज़ जनरेशन गैप की कैटेगरी में फ़ॉल करती है, लेकिन ऐसे बच्चों को बिठा के ये समझाना ज़रूरी होता है, बताना ज़रूरी होता है और ज़रूरी नहीं कि ये काम सिर्फ़ पेरेंट्स कर रहे हैं। हमारे जितने जी, रिश्ते हैं, मामू का, चचा का, ताया का, फूफी का, फूफा का, खालू का, खाला का एक्स्ट्रा एटसेट्रा, एटसेट्रा। बेसिकली हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना, उस फैमिली सिस्टम की खूबी यही है कि हमारे बड़े वो बातें समझा सकते हैं जो अगर पेरेंट्स समझाएं तो बच्चे शायद थोड़ा-सा उसको फ़ील करें कि बिल्कुल। भई ये जो है ना हमारी ख़्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो हमें हर दफ़ा समझाने अ, बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू आप सब जी। नबीला आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? जी, बिल्कुल इस तरह से है कि जनरेशन गैप का जो हम ज़िक्र यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये आ रही है कि रिप्लेसमेंट हो चुकी है। एक गैप होता है ना, एक जनरेशन आपकी आ रही है पीछे जो हमारे पेरेंट्स की है और अब हमारे यंगस्टर्स की मतलब यूथ की आ रही है। उसमें क्या चीज़ है, अब आप ये चीज़ देख लें कि पहले डोली में मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि पहले डोली में लेके आया जाता, अब डोली की भी जो है वो बहुत सारी वैराइटीज़ हो चुकी हैं।
ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे गैप जी। आ रहा है। और पहले के ज़माने में इस तरह से होता था कि हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे अब्बू, जी, अम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन आज इस टर्म को आप चेंज करके देख लें कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क का दौर है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद एक चीज़ ये है कि थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, अब टेक्नोलॉजी में आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती हैं जो आपके पेरेंट्स को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लर्निंग के बाद बुक्स जो हैं वो मीडिया पे चेंज हो चुकी हैं। बुक्स का दौर नहीं है, अब आपको इंटरनेट में सब कुछ जो है वो अवेलेबल मिलता है। लेकिन जो गैप है उसके अंदर जो हमें कनेक्शन बेसिकली देखना है, वो पेरेंट्स और चाइल्ड का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। हमने उन वैल्यूज ठीक क्या है, हम वो वैल्यूज सीख रहे हैं। हमारा जो फैमिली सिस्टम है आप वो देखें कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था। बिल्कुल वहां पे लोगों ने लर्निंग भी की, अपनी ताया ने समझा दिया। ताया को ये इख्तियार होता था कि वो जो है वो चचा के बेटे को समझा। समझा सके, या खाला को ये इख्तियार है कि वो बहन की बेटी को समझा सके। लेकिन आजकल के दौर के अंदर वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चला गया, वो एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सेपरेट हो चुका है। तो अब अगर इस दौर की तरफ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन ये आसान भी हो चुका है। जनरेशन गैप के अगर अगर कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को वो एतमाद देके वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन सिखा सकते हैं। बेशक एक जनरेशन गैप है, बेशक ये इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हुई हुई है, क्यों हुई हुई है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो पेरेंट्स हैं वो ये बात करते हैं कि आप हमारी तरह नहीं है, और बच्चे जो हैं वो ये बात करते हैं कि आप हमारी तरह नहीं है। मतलब एक ठीक जब है, आप कह लें कि कंपैरिजन में आ जाते हैं ना पेरेंट्स, और वो जनरेशन जो है बेसिकली जब वो कंपैरिजन में आ जाती है, तो उस टाइम पे वो सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं और उसके ऊपर वो चीज़ फ़ोकस नहीं हो पाती, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लाइक वैल्यूज़, आप अपनी उन वैल्यूज़ को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जो है वो एक जंप करते हुए जा रहे हैं। लेकिन उस जंप में ये चीज़ यूथ को भी देखने की ज़रूरत है, और आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं, अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोफ़ेशनल जो है एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह के भी आगे मॉडर्न एज में जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वैल्यूज़ को भी क्रॉस कर रहे हैं। उन वैल्यूज़ ठीक को है, क्या है कि पहले एक चीज़ होती थी कि पेरेंट्स बैठे होते थे, बच्चे आ रहे हैं और वो एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में आते थे, बात करते थे। लेकिन आज वो बातें सुनाते हुए आगे से निकल जाते हैं। उन्हें ये नहीं बिल्कुल। पता कि मतलब घर में अगर गेस्ट आए हुए हैं, तो वो एक टाइम गेस्ट का होता था और सारे मिल के खाना खाते थे। हमारे इस टाइम के दौर में कितनी कोई फैमिलीज़ हैं जो कि पूरे दिन में एक दफ़ा कनेक्ट होके खाने के टाइम पे साथ बैठती हैं। इतनी बिल्कुल ये सही कह रहे चीज़ें जो है वो हमारे लिए लैक हो रही है, जिसकी वज़ह से एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रही है, एक जनरेशन गैप जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ नहीं पा रहा। जिसकी वज़ह से जो बिल्कुल है वो सही। यूथ भी इस तरफ जा रही है, और पेरेंट्स भी उस तरह से अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, उनको अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सिखा पा रहे, जो उनको इस टाइम पे सिखाने की ज़रूरत है बेसिकली। सही। अच्छा एक चीज़ जो मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ वो ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे या टीनेजर्स जो हैं वो खुद गलत चीज़ों को एक्सपीरियंस ना करें, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्हें बता दें कि जनाब ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। अ, लेकिन वो नहीं मानते इस चीज़ को और वो कोशिश उनकी एक ह्यूमन मेरे ख़्याल से साइकोलॉजी है कि हम खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हर चीज़ को, फिर उसके बाद बेशक वो अच्छी हो, बुरी हो, उसके रिज़ल्ट जब आते हैं तब हम उस चीज़ को समझते हैं और मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज पेरेंट्स के लिए होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश ये होती है कि यार मेरा बच्चा मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए ये गलत काम ना करे। लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता। ये जनरली अगर हम बात करें पेरेंट्स और बच्चों की बात ना भी करें, जनरली हम बात करते हैं कि एक शख्स का एक्सपीरियंस है, उसने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये काम किया तो उसका ये नुकसान हुआ। अब वो दूसरे शख्स को बताता है, तो दूसरा शख्स क्यों नहीं उसकी बात मानता या समझता? क्यों नहीं एक्सेप्ट करता कि यार इस बंदे ने ये काम किया है, ये बंदा फलाँ जगह गया है और इसने बताया कि वो जगह अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी और लेकिन जब तक हम खुद नहीं जाएँगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी पैरेंटिंग में भी कि बच्चे नहीं मानते। तो इसमें क्या किया इसका जाए? बेटा ऑपरेशन ऑपरेशन डॉक्टर ताहिरा भी हमें जॉइन कर गई हैं। डॉक्टर ताहिरा अगर आप वीडियो अपनी ऑन हाँ, कर मैं लें आई तो बहुत हूँ लेकिन मैं क्लिनिक में भी हूँ। अच्छा, ठीक। क्या करूँ, मैं अ, वीडियो ऑन करूँ? हाँ, अगर वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर ताहिरा हम लोग जनरेशन गैप पे बात कर रहे थे। आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। आप बिज़ी हैं तो पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
अच्छा, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब अच्छा जब तक सेट करती हैं अपनी ऑडियो, जी, आप में से कोई इसको एड्रेस करना चाहेगा? पूरन देखें, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने जवाब भी इस अपनी अपने सवाल में जवाब भी आपने दे दिया कि ये जी। इंसानी नहीं फितरत सुने है तो कि मैं भी ज्वाइन इन करती हूँ, मैं कमेंट सुनती हूँ, फिर मैं जी। ठीक, सही, ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। तो ये इंसानी फितरत है कि बेसिकली हम जब तक उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस ना कर लें, हम दूसरों की चाहे वो हमारे बड़े हों, हम यकीन नहीं करते। बाय ठीक एंड है। लार्ज ये ऑपरेट करती है बात, लेकिन इसमें बहुत सारे मैं कहूँगा 20-30% लोग ऐसे होते हैं, वो जेंटल कैटेगरी होती है, तो कम है बहुत, कि वो अपने जी, पेरेंट्स को एतमाद करते हुए, अपने बड़ों को एतमाद करते हुए उन चीज़ों से बचती है। लेकिन बहरहाल वो 70-75% की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो खुद एक्सपीरियंस करती है, खुद उसको इवैल्यूएट करती है। पॉज़िटिव होता है तो एन्जॉय करती है, नेगेटिव होता है तो आगे कोशिश करती है उससे बचने की। ज़रूरी नहीं है कि फिर भी एक दफ़ा का नुकसान उठाने के बिल्कुल, बाद वो दोबारा भी बचे। तो सही। ये लेकिन है। वहाँ पर अब यहाँ जी, यहाँ पर एक चीज़ माज़रत के साथ मैं साथ-साथ पूछना चाह रहा हूँ कि बहरहाल ज़ाहिर बात है कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट दे देते हैं, लाइफ लॉन्ग नुकसान दे देते हैं। तो इसमें फिर क्या करें बच्चे? अब ज़ाहिर बात है चलें छोटे-मोटे एक्सपीरियंस का तो मसला नहीं है, कोई छोटा-मोटा काम है, आपने कहीं ट्रैवल करना है, कोई काम करना है, उसमें आपको नुकसान भी हो गया कोई प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप कर लें और फिर आप अगर पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाए, तो इसके लिए बिल्कुल। फिर क्या जवाब है बच्चों के पास? हाँ, देखिए ये वो बात है आपकी सही है। बच्चों के पास तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जी, कोई जी, चीज़ें रिवर्स हो जाएँ और वो पछतावा जो है बिल्कुल। मतलब वापस हो जाए। जो जी, नुकसान हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ़ में हो जाता है। जी, हाँ, ये हो सकता है कि इसका तदारुक कैसे की जाए? क्या तरीक़ाकार, क्या लाए-अमल तरतीब जी, दिया जाए? तो सबसे देखिए बेहतरीन बात ये है, अभी मिस नबीला ने भी इस तरफ इशारा किया कि जो माँ की गोद है और घर का जो माहौल है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर कंड्यूसिव है, अगर बहुत खुशगवार है और माँ-बाप बहुत अच्छे पैराए में बच्चों को गाइड करते रहते हैं, जो ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव हैं, उनके बारे में हल्की-हल्की, फुल्की डेली लाइफ़ में बातें उनको यानी फीलर उनको देते रहते हैं, उनको नसीहत बहुत मौसर अंदाज़ में करते रहते हैं, जिससे उनको बात समझ में आती है। तो ऐसे देखा गया है, ऐसे बच्चे निस्बतन अच्छा बिहेव करते हैं और निस्बतन काउंसलिंग के बाद वो पीछे हट जाते हैं अपने नेगेटिव साइड पे मज़ीद आगे बढ़ने से। लेकिन जिन ठीक है। घरों में माहौल जो है मियाँ-बीवी के दरमियान के ताल्लुकात, घर का माहौल तल्ख़ और जो है उन असल में पेरेंट्स की अपनी तरबियत शायद उसी तरह हुई होती है, कि वो बच्चों को उस तरीके से परवान हुँ, नहीं चढ़ाते जिस तरह के एक अच्छे माहौल में, पॉज़िटिव माहौल में अच्छी तरबियत अच्छी आदत आती हैं, जिसमें एक आदत ये भी होती है कि वो रेकलेसनेस जो है ना खुद सरी वाली कैफ़ियत में नहीं पड़ते, समझाने से समझ जाते हैं। दूसरी चीज़ और भी है, बिल्कुल। बड़ी इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग। काउंसलिंग जैसे मैंने जी, पहले अर्ज़ किया कि काउंसलिंग जो है हर लेवल पर होना ज़रूरी होता है। हम जितने एल्डर अफ़राद हैं, हम एक तरह से हमारे बुनियादी फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारा भांजा हो, भतीजा हो, भांजी हो, भतीजी हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से ये समझा सकें कि बेटा ये जो आप करने जा रहे हो, उसमें आपको नुकसानात हैं, ये आपको इस तरह से करो काबिल बेहतरी है। असल में माशरे ने अपना जो किरदार अदा करना बरसों पहले छोड़ दिया, हर एक ने दूसरे को उसके हाल पर छोड़ दिया। आज देखें बच्चे गलती कर रहे होते हैं, गलियों में स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जी, हम में से कितने हैं जो जाके उनको पोलाइटली बताएँ कि बेटे इसमें आपका नुकसान है। आप यकीन करें, अगर एक बच्चे को आप एक कैफ़े के सामने या गली में रोज़ स्मोकिंग करते देखते हैं, अगर रोज़ जाके बहुत पोलाइटली उसको ये कह दें बेटे आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आपका क्या ख़्याल है अगर आप 1 महीना ये रोज़ काम करें, तो जी, इंसानी नेचर है कि जो है ना एक ना एक दिन असर ज़रूर होता है। सही। लेकिन हम कहते हैं यार मट्टी पाओ सानू की। हाँ, बिल्कुल ये जो सानू की है ना जी। वाला इश्यू, इसने माशरे को तबाह कर दिया। अच्छा इसमें एक जो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी समझ आई है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक तो कॉन्टिन्यूअस तौर पे बचपन से पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा बच्चों को के साथ कम्युनिकेशन रखें, काउंसलिंग रखें और उनको टाइम दें
और उनको चीजें के बारे में बताते रहें तो फिर शायद चीजें स्मूथ रहें। ऑल ऑफ सडन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो टाइम नहीं देते, बच्चे जवान हो जाते हैं, उन्हें फिर समझ आती है कि अच्छा जी अब ये चीजें भी डिस्कस करनी है, ये मसला भी हो गया बच्चे के साथ, तब उनकी जाके आंखें खुलती हैं। तो बेसिकली जो आपने पॉइंट यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया है वो यही है कि आप बचपन से, छोटी उम्र से बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ बात करें, इन तमाम इश्यूज को डिस्कस करें उनके साथ, ताकि एक कंटिन्यूस फीड जो है वो उनको मिलती रहे और वो चीजों को ऐसे समझते रहे। ऑल ऑफ सडन ये काम नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ताहिरा की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम जनरेशन गैप के बारे में बात कर रहे थे और उसमें एक जो पॉइंट अभी सामने आया था वो ये आया था कि बच्चे जो हैं वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सारी चीजों को। वो कहते हैं जी मैं अपनी अम्मा का या अपने अब्बा का एक्सपीरियंस क्यों एक्सेप्ट करूं, उनकी बात क्यों मानूं, उनके टाइम पे शायद सर्कमस्टांसेस और थी, मेरे टाइम पे सर्कमस्टांसेस और हैं, तो मैं तो ये काम करूंगा। और वो फिर करते हैं, कुछ में शायद उनको कोई अच्छा रिजल्ट जाए, कुछ में उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो क्या क्या ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे बच्चे हमारा जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, जो चीजें हमने पूरी जिंदगी में सीखी हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर चला सकें और बुरी चीजों से बचा पाएं? हाँ खुरम, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपका प्रोग्राम हर हाल में ज्वाइन करती हूँ कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है और कुछ फ्रेशनेस आइडियाज गाड़ी में हो, अगर बाहर का वांट एन एक्सक्यूज के शोर इसमें आ रहा है, जो दो तरह से इस सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इसका जवाब दे सकती हूँ। कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसमें बच्चों की साइकोलॉजी पे, पेरेंट्स की साइकोलॉजी पे बेहतर शायद बोल सकता हो। जो आपका ये आप बोल रहे थे और जो आपने आखिर में कहा कि ये जो बच्चों को हैंडल करना है और बच्चों की जो ट्रेनिंग है, बच्चों की ग्रूमिंग एक्चुअली चाइल्डहुड से होती है। और चाइल्डहुड से ग्रूमिंग का क्या मकसद क्या है कि उनको अच्छा और बुरा बताना, डांटना और मारना उनकी ग्रूमिंग में शामिल नहीं होता। मैं अपने वालिद साहब की एग्जांपल दे सकती हूँ कि बच्चों की ग्रूमिंग में एक तो होता है काउंसलिंग सेशन बच्चे के साथ पेरेंट्स करते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल वालिद का होता है। मैं इमोशनली ये समझती हूँ कि हमारी सारे बच्चों की ग्रूमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे वालिद साहब का रहा है। माएँ जो होती हैं, मैं एज ए मदर थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं इमोशनल डिसीजन अपने बच्चों के फैसलों में ऐड कर सकती हूँ। वालिद साहब बड़े क्रिस्प क्लियर फैसले करते हैं और घर के सरबराह भी होते हैं, उनको पता होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे मैंने प्रोवाइड करना है, कितनी लिमिट में प्रोवाइड करना है, उस हिसाब से अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। फीमेल जितनी मर्जी माएँ हाईली एजुकेटेड हो जाएं, 4-4 डिग्रियां हों, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड को साथ ले जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और उस चीज का एक एहसास रहता है कि मैं मैं इस तरह की नहीं हूँ कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन इवन देन आई वुड लाइक माय पार्टनर टू बी विद मी, और मुझे उससे सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन का एहसास होता है। इससे मैं ये साबित कर रही हूँ कि जो मेल या वालिद है उसका रोल फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बाहर से थके हुए भी आए, शाम को अपने बच्चों को बुलाएं, उनके पास बैठे, उनको कोई विजडम का एक फिक्रा ही बता दें, सच बोलने पे, झूठ नहीं बोलना, मेहनत का क्या तरीका है, कोई अच्छी बुक उनके लिए लेते हैं। बच्चे जब 4-5 साल के होते हैं वो वालिद की राह देख रहे होते हैं, वालिद साहब उनको वो आके किताब दे उनको सब्जेक्ट के अलावा, क्योंकि एजुकेशन स्कूल में हो रही होती है, होमवर्क का पूछा और उसके बाद उनको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, तो बच्चा फिर एक तो प्लेजेंट फील करता है, इन्वॉल्व फील, और उसकी ग्रूमिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं समझती हूँ कि जो बचपन की ग्रूमिंग है, मैट्रिक तक आप अपने बच्चों को बड़ी आसानी से अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। अगर आप उनके दोस्त हो, उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो, तो वो हर फैसले के लिए आपकी तरफ देखेंगे कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन पहले आप अपने बच्चों का अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप करें कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है आप उसकी माँ की रिस्पेक्ट करें, बच्चे की पर्सनल रिस्पेक्ट करें, बच्चे को किसी के सामने डांटे नहीं, बच्चे को ऐसे ग्रूम करें कि बच्चा और माँ, उसकी जो माँ एक ऐसा फिगर होती है जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वालिद साहब माँ की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली एक वो रिस्पेक्टफुल फैमिली कहलाएगी। तो ये जो डिस्पैरिटी पेरेंट्स के में होती है, तू मैं वाली, वो भी बच्चों के साथ
मेरे ख्याल से डॉक्टर ताहिरा क्या सही। नबीला आपकी तरफ आते हैं हम लोग। नबीला एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि कम्युनिकेशन, क्या पेरेंट्स या फादर या मदर या बड़े घर के क्या वो किस तरह का टूल इस्तेमाल करें जिससे बच्चे को बुरा फील ना हो, उसको ये फील ना हो कि उसको ऑर्डर दिया जा रहा है और उसको जबरदस्ती कोई चीज कही जा रही है। इस पे थोड़ा सा अगर आप बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। इसमें जो है ना 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। उसमें एक ये कि पेरेंट्स की मैं बात करूँ तो प्रोवोकिंग फैक्टर, जो कि एक जनरेशन को ग्रूम करने में जो है वो नुकसान दे रहा है। एक इनेबल फैक्टर। प्रोवोकिंग फैक्टर आता है बाप की तरफ से, भाई की तरफ से, ठीक है। हस्बैंड की तरफ से, जो हमारे मतलब अच्छा अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं। और अगर मैं जी इनेबलमेंट की बात करूं तो इनेबल आ जाती हैं जो हमारी मतलब फीमेल फिगर हो गई, लाइक सिस्टर, मदर, ठीक है। वाइफ। अब प्रोवोकिंग में ये ठीक होता है कि एक बच्चा जा रहा है तो बच्चे को भी अगर हम साइड पे करते हैं, तब एक पर्सन है वो सिगरेट पी रहा है या फिर एक पर्सन है वो किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहते हैं ये है ही ऐसा, ये यही करेगा, हाँ इसको ठीक नहीं होना। दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्रोवोकिंग फैक्टर। इनेबलिंग की ठीक बात है। होती है। इनेबलिंग ये है कि एक हस्बैंड, जिस तरह से भी डॉक्टर ताहिरा ने ये बात की है कि कितनी वर्थ आप दे रहे हैं, तो जब आप एज अ मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग में हस्बैंड जो है वो वाइफ और वाइफ हस्बैंड को एक वर्थ देती है, तो ये चीजें आगे पॉजिटिव वे में जाती हैं। अब मदर है वो उसी बच्चे को सिक्योर करते हुए, उनका बाप कहता है या फादर कहते हैं कि इसको ये 8 बजे तक घर पे हो, लेकिन वो 12 बजे आ रहा है, इनेबल करके उसको बहुत प्रोटेक्ट करके 12 बजे कहा जा रहा है कि अब्बू सो गए, दरवाजा जो है ना आराम से बंद करते हुए घर में आना। ये हाँ बेसिकली ग्रूम कर रहा है उनकी पर्सनालिटी को ब्रेक करने में, उनकी थॉट्स को ब्रेक करने में, और जनरेशन को जो है वो एक डिफरेंट एंगल से लेके जाने में। अब जैसे आपने जी क्वेश्चन पूछा है कि इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है और वो कौन सी टेक्निक है जिसको बेसिकली यूज किया जा सकता है, उसको साइकोलॉजिकल टर्म में, जो बेसिकली मैं भी बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फैमिली को, ये फैमिली पे काम करती हूँ, फैमिली को ये बात बताती हूँ, टफ लव रूल। टफ लव ठीक है। रूल के अंदर ये है कि बच्चे को ना कहना आना चाहिए। बच्चे को आप वो वर्थ बताएं कि जहाँ पे वो उन चीजों से लर्न करते हुए, एक बच्चा आपके पास आके कहता है कि मुझसे ये चीज गलत हो गई है, तो उसको कहते हैं तुमसे गलत कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। आपने उसको बैठा के वो एतमाद दिया कि सबसे पहले तो बेटा मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि आपने मेरे साथ ये बात अपनी शेयर की, आके आपने उसको एक एतमाद दिया। एतमाद देने के बाद फिर वो उसका कनेक्शन बहाल हुआ, उसने फिर बताया कि ये नुकसान हुआ, आपको क्या नुकसान हुआ बेटा इससे, वो आपको बताएगा जिस भी एज में है वो। उसके बाद जब वो सही एक लेवल आ जाएगा तो आप उसे कहेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीजें ना हो, आप इसकी बजाय सही। अगर ये कर लेते, या इसके बजाय और कौन कौन से ऑप्शंस थे जो किया जा सकता है। टफ लव रूल को हम इस अच्छा तरह से भी कह सकते हैं। नबीला माजरत के साथ मैं यहाँ साथ साथ कुछ चीजें भी आपसे पूछता रहूं, मेरे ख्याल में अच्छा होगा। अब ये जो आपने कंडीशन बताई, ये आई फील कि ये बहुत आइडियल है कि अगर बच्चा आके अपनी कोई प्रॉब्लम, अपना अपना कोई अगर गलत हरकत उसने की है वो बताता है, तो उसको जो है वो इतने प्यार से उसको डील नहीं किया जाता। तो ये अब पेरेंट्स को अब आप क्या मैसेज देंगी तो कि मैंने बात भाई, करनी है। डॉक्टर आपकी तरफ आते हैं, अभी नबीला बात कर रही हैं, तो ये नॉर्मली तो यही होता है कि उसको डांट पड़ेगी या उसको मार पड़ेगी। देखिए, इसमें मैं पेरेंट्स को एक बात और एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये है कि बच्चे को एतमाद दें, उसको बहुत ज्यादा इमोशनल होके डील बिल्कुल ना करें। मदर्स जो हैं, मदर फिगर जो बहुत ज्यादा इमोशनल होके डील करती हैं, या फादर फिगर जो बहुत ज्यादा सख्ती से उस चीज को डील करते हैं, जिसके इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आते हैं, और बच्चा दोबारा उसी तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है कि मुझसे एक चीज गलत हो गई, मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इस चीज को बताया, फिर एतमाद भी टूट जाता है बच्चे का। और उसके बाद जब घर में वो चीजें नहीं होती तो माशरा उसको बड़े डिफरेंट तरीके से सिखाता है। तो अगर यही वो वर्ड, यही वो चीज, स्टेजेस हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, और उसी स्टेज में पेरेंट्स के लिए बेसिकली ये मैसेज है कि बच्चे की उन चीजों को अंडरस्टैंड करें। अपने अपना कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम, अगर आप पूरा दिन भी बच्चे के साथ हैं और आप क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर भी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, आप घर आके 1 घंटा भी उसको क्वालिटी टाइम देके उससे पूरे दिन की एक्टिविटीज आप पूछ लें। दिस इज कॉल्ड बेसिकली टेक्निक्स, कि आपने किसी भी जनरेशन की या किसी भी एज के बच्चे को, किसी भी एज के पर्सन को आप किस तरह से कर रहे हैं। एक बड़ा है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, आप आके पूछ सकते हैं अच्छा कैसी रही आज यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज, मतलब किस तरह का टाइम आपने स्पेंड किया, तो वो डेफिनेटली आपके साथ, आप उसे बेसिकली एतमाद दे रहे हैं।
तो जैसे ही आप एतमाद देते हैं तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते हम सोसाइटी की चीजों को, क्योंकि सोसाइटी आपको डिफरेंट तरीके से सिखा रही है, लेकिन जब वो एतमाद देना शुरू करते हैं तो बेसिकली पर्सन को डीलिंग आ जाती है पेरेंट्स की बिल्कुल सपोर्ट के सही। साथ। सही। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे भी जहन में आया वो ये कि हमारे अक्सर पेरेंट्स ऑटो पेरेंटिंग पे उन्होंने सारा कुछ लगाया होता है, और ऑल ऑफ सडन जब कोई हादसा पेश आता है तो वो दे गेट इन शॉक कि भाई ये हमारे बच्चे ने क्या कर दिया। तो ये ऑटो पेरेंटिंग जो है ये क्यों है, वहाब साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ कि हम लोग क्यों ये हमारे जो हम पेरेंट्स जो हैं हमें क्यों ऐसे लगता है कि बच्चे को खुद ब खुद सब चीजें समझ आ रही हैं जैसे हमने जिंदगी गुजारी थी। और हमने भी जो है हमें तो कभी हमारा वालिद साहब बैठ के उन्होंने कुछ नहीं समझाया था, लेकिन हम सारी चीजें ठीक करते थे और हम सही ट्रैक पे चलते थे। तो ये ऑटो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों है? हम लोग मसलन हम पेरेंट्स लेजी हैं, हम टाइम नहीं देना चाहते, या हमारे पास टाइम होता नहीं है, या हम ये समझ रहे होते हैं कि जी सब कुछ है, और ऑल ऑफ सडन जब पर्दा हटता है तो पता चलता है ये हो रहा है पीछे, तो फिर हमें बड़ा वो होता है, ओ ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया। तो मैंने बहुत पेरेंट्स इस टाइप के देखे हैं। खुरम, बहुत आपका ज़बरदस्त सवाल है और मैं आपको रेफ़र करता हूँ डॉक्टर ताहिरा बतूल की गुफ्तगू मुझे बहुत पसंद आई। इन्होंने बहुत जी, नफ़ीस अंदाज़ में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, कैसे ठीक माँ-बाप है। को टाइम देना है। फिर डॉक्टर नबीला जो हैं माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत सैर-अंदाज़ तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब जी, जहाँ तक आपकी बात ये है ऑटो पेरेंटिंग, देखें चीज़ ये है कि अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश जो रिकमेंडेड वे है, अभी हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने एक्सप्लेन किया उसको। अगर इस जी, तरह से आपने उनको कॉन्फिडेंस पे लेके बड़ा किया है और हर लहज़ा ब-लहज़ा ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे आप शामिल रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि आपका बच्चे में क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है, कैसे बिहेव बिल्कुल, कर सकता है, क्या तीर मार सकता है, क्या बिल्कुल। गलत हरकत कर सकता है। जी, तो ये तो ऐसा है जैसे कि आप किसी जेलर से कहें कि यार तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी जेल में कहाँ-कहाँ पे जो है ना कहाँ से बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल तो सही। चीज़ ये है कि जो भी आपको ऐसे लोग कंप्लेन करते हुए पाए जाएँगे, वो खुद मैं एक बड़ी शायद मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कहूँगा, वो बेसिकली अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हुँ, जहाँ पे कि वो ये सोच रहे होते हैं कि हर चीज़ जो है यहाँ पे एक सेट जो है तरीके के साथ होनी चाहिए और जहाँ जहाँ पे थोड़ा-सा उसमें तब्दीली आई, तो वो फ़ौरन ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। अगर हुँ, बच्चे को आपने एतमाद में लिया हुआ है, चीज़ों को आप स्मूथली लेके चल रहे हैं और उनके फैसलों में आप हुँ, शामिल हैं, आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे उनसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना होने के बराबर है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, तो ऐज़ ए गुड पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? देखें, हुँ, अच्छा मैनेजर या अच्छा लीडर वो होता है, जो अच्छाई की और बुराई दोनों की ज़िम्मेदारी ले, जो हुँ, फेलियर्स को भी ओन करे और सक्सेसेस को हुँ, भी ओन करे। हम क्या करते हैं बिल्कुल। सक्सेस को तो ओन करते हैं, फेलियर का जो है इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा हुँ, नहीं होता, ज़िंदगी में दोनों चीज़ें चलती हैं। बच्चा आपका एक हाँ, दिन सक्सेसफुल भी होगा, एक दिन फेलियर भी होगा। जब फेलियर सही। होता है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, बेटा ये फेलियर देखो आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। कोई उससे हुँ, मिसहैप हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, जिसमें हो हुँ, सकता है उसका सारा कसूर भी ना हो, पार्टली उसका ज़िम्मेदार हो। तो चीज़ सिर्फ़ और सही। सही यही है कि जिस तरह आप अच्छे मैनेजर होते हुए अपने एम्प्लॉयी को ऑन बोर्ड लेके चीज़ें डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन हुँ, निकालते हैं, हल निकालते हैं, तो बिल्कुल वही सही। पैटर्न यहाँ पे तो मैं अप्लाई आपको इंटरप्ट कर रही करिए हूँ आप अब्दुल और वहाब रात साहब। को अपने हाँ, जी, जी। अब्दुल वहाब साहब मैं कुछ कह कॉन्फिडेंस सकती पे हूँ लें, आपको तो इसमें? उनसे बात जी, करें। जी, प्लीज़ तो तो मैं जी, प्लीज़, हाँ, प्लीज़ गो अहेड। मैं जी, अब्दुल वहाब साहब आपको ये मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे स्टेप बच्चे माशाअल्लाह। भी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को एनालाइज किया कि मेरे वालिद साहब क्या कहते थे और मैं क्या करती थी और मेरा उसका जी, रिजल्ट क्या निकला और मुझे रिट्रोस्पेक्टिवली उसके क्या बाउंसर पड़े और क्या मैंने फायदा उठाया। तो जी, जब मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ फिर मैं देखती हूँ अच्छा अब्बा जान ने ये तो कहा था लेकिन उसके आगे ये नहीं कहा था, अगर वो ये भी कह देते तो शायद मैं आज कुछ और होती।
तो ये ठीक है। उस वक्त है जब मेरे अंदर अपनी वाइजनेस है कि मैं अपने रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस से चीजें अखज करके अपने बच्चों को उस तरह से डील करने की कोशिश करती हूँ। तो माओं को तो मैं ये एडवाइस करती हूँ कि माएं अपने आप को देखें कि मैंने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, और इसमें मेरे पेरेंट्स की एडवाइस कितनी थी, मैंने कितना उसको रिजेक्ट किया था, कितना उसको माना था, और मेरे बच्चे के साथ मुझे कैसे करना है। आजकल के बच्चे ज़ाहिर है, अब बेटी मेरी सपोज बीकन हाउस में पढ़ती है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके एक सर्कल है। मैं जामिया स्कूल की पढ़ी हुई, जिसमें अब्बा जान किसी के घर नहीं जाने देते थे, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी है, पर्दा करना है। मैं अपने आप को जब उससे कंपेयर करूंगी तो फिर मुझे पता लगेगा कि उस वक्त मेरे क्या रिएक्शन होते थे। मैं अपने बच्चे को अब कितना इंडिपेंडेंस दे सकती हूँ, कितनी आज़ादी दे सकती हूँ, किस तरह उसको लुक आफ्टर कर सकती हूँ। अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा मैट्रिक में कि बेटा नजर हमेशा नीची रखनी चाहिए, जब मैं इंग्लैंड गई तो मैं नजर नीची रख के बात करती थी, तो कंसल्टेंट कहता था आप आंखों में क्यों नहीं देखती हो। तो मुझे लगा ये मुसलमान है इसलिए आंखों में नहीं देखती, लेकिन मुझे पता था कि मेरे वालिद ने बचपन में मुझे कहा था कि किसी से आंखों में देख के बात नहीं करनी, क्योंकि वो नजर के कनेक्शन की बात होती है, वो एक आप साइकोलॉजिकली आपको एक इमोशनल वो जो होती है, लेकिन वहां अब ये बहुत जरूरी था कि मैं आंखों में देख के बात करती, जो मैंने वहां सीखा। लेकिन उसके पीछे एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस वक्त तक मेरे में आ चुका हुआ था। लेकिन जो इमोशनल बच्चा 8th ग्रेड का है या 10th ग्रेड का है, उसमें उतना वो इमोशनल कॉन्फिडेंस नहीं होता जितना कि 22, 24, 25 साल में जाके आता है। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे तो मेरे वालिद साहब ने सिखाई थी, कि इवन कि उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा आप काजल लगाओ तो सुरमे की ये लहर बाहर ना निकालो। ये मेरी अम्मी ने नहीं कहा था, मेरे वालिद साहब ने कहा था। ठीक है। नेल पॉलिश नहीं लगानी बेटा, क्योंकि इससे ये होता है कि नाखूनों की ब्रीदिंग खराब होती है। अब यानी वो लॉयर थे, वो जो भी बात करते थे विद एविडेंस, विद सपोर्ट करते थे, और हम बच्चे मानते थे। अगर आप बच्चे को ये कहते तुमने ये नहीं करना, तुम ये क्यों कर रहे हो, बच्चा नहीं सुनेगा, ये कहेगा अम्मा ऐसे बोलती रहती है। वो लॉजिक के साथ बात करते थे, रीजन के तो साथ। आप बच्चे को जब एक्स्ट्रा करिकुलर, देखिए स्कूल में उसने पढ़ना ही है, टीचरों की उसने डांटे खानी है, होमवर्क उसने करना ही करना है, आप उसको पढ़ाएं, अल्लामा इकबाल पढ़ाएं, बाले जिब्रील पढ़ाएं, और ये उसकी बड़ी खूबसूरत किताब है वो पढ़ाएं। हमारे वालिद साहब जो थे वो सारे बच्चों को यही इस तरह से ग्रूम करते थे। बच्चों के रिसाले, नन्ना रिसाला, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा रिसाला बचपन में नहीं है जो मैंने हम लोगों को उन्होंने ला के नहीं दिया। वो शाम को घर आते थे, उनके पास एक कंदील, हूर, ज़ेबुन्नसा, फिर उसके अलावा जितने अखबार थे उसके अदारिये पढ़ाना। कि मेरी छोटी, सबसे छोटी बहन थी, उसको कहते थे बेटा तुम अदारिये पढ़ो, अगर तुमने इंग्लिश सीख करनी है तुम डॉन पढ़ो। तो बच्चों को कौन गाइड करता है? पेरेंट्स। कुछ बच्चे होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, वो माहौल से, छोटा बच्चा जो घर का होता है वो माहौल से देख के सीख लेता है। बड़े बच्चे जो होते हैं उनको गाइड करना पड़ता है। उसका नतीजा ये निकला कि हम तीनों बहनें बगैर कहे डॉक्टर बन गई। हमें ऐसे लगा जब हम सेल थ्रू कर गए। कोई उनको किसी की सिफारिश के वो सख्त खिलाफ थे, मेरिट के वो इंतहाई हक में थे, और सारा वक्त हमेशा सच बोलो। अगर सपोज एक बच्चा है, उसको कोई किसी की कॉपी अच्छी लगी है, उसने चेंज कर ली है, घर आया वालिद साहब ने उनकी हर चीज में नजर होती थी। अच्छा बेटा ये कॉपी तो मैंने नहीं ला के दी, मुझे अच्छी लगी है बाजान, मैंने चेंज कर। नहीं बेटा, अगर आपने कोई चीज लेनी है आप मेरे से लेंगे, ये कॉपी अपनी फ्रेंड को वापस करके आए। ये किसने सिखाया? मतलब 5वीं जमात के बच्चे को ये कौन सिखा रहा है? वालिद साहब सिखा रहे हैं। अम्मी जो है घर के कामों में मसरूफ है, उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपकी कैटेगोरिकली हर चीज पे नजर रखें। लेकिन ये वालिद साहब जो होते हैं, घर के सरबराह जो होते हैं, वो हर चीज पे कंट्रोल रखते हैं। वो इस छोटी छोटी बातों को भी देखें, बच्चे के जूते कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, फैशन कैसा है, लेकिन उसमें डांट का असर नहीं होता, उसमें एक काउंसलिंग होती है। मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था अफसाना, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ। मुझे उन्होंने मैट्रिक में सारे बच्चों को बिठाया और उन्होंने पूछा कि बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैंने कहा मैं तो राइटर बनना चाहती हूँ। सुना उन्होंने, डाइजेस्ट किया, पानी का घूंट लिया, तो कहा बेटा राइटर तो आप हैं ऑलरेडी, मैंने आपकी तकरीरें सुनी है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, वो तो आप इनबॉर्न है। मैं बड़ी खुश हुई, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। वो मैंने आपकी पेंटिंग देखी, बेटा आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। मैंने एक अलमारी के ऊपर आड़े काड़े फूल बनाए हुए थे। पढ़ना वो चाहिए जिसमें एफर्ट करनी पड़े, जो आपके अंदर नहीं, आप उसको सीखें, सीखना है आपने। तो मेरा ख्याल है कि आप साइंस पढ़ें और डॉक्टर बने। तो मैंने कहा उसका क्या फायदा है? ठीक है, साइंस पढ़ ली। उसके बाद साइंस के बाद जब बात आई कि तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करनी है, मैंने कहा मैंने मेडिसिन में करनी है। मुझे मेडिसिन बहुत पसंद थी।
उन्होंने मुझे 1 साल मेडिसिन में हाउस जॉब करने दिया डॉक्टर शबनम के साथ। फिर उन्होंने कहा बेटा मेरा ख्याल है कि फिर एक सेशन हुआ, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? बेटा देखें, जब आप गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं आप मेडिसिन भी करते हैं, आप सर्जरी भी करते हैं। मेडिसिन तो आपको ऑलरेडी आती है। नाउ आई थिंक यू हैव टू लर्न सर्जरी। आपके पास दोनों स्पेशलिटीज हो जाएंगी। देखिए ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं तुमने बनना ही गायनेकोलॉजिस्ट है जैसे आजकल के पेरेंट करते हैं। ही कन्विंस्ड मी कि तुम्हारे पास ये तो ऑलरेडी है, यू लर्न द अदर थिंग। तो इस तरह करके वो जिंदगी में उन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी उसके अंडर रहे हैं। मुझे लिखने का पैशन था। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। पहला अफसाना लिखा जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, 3rd ईयर में। मुझे उसमें पंजाब में पहला प्राइज मिला, वो हकायत में पब्लिश हुआ, पर मेरा नाम वालिद साहब के नाम के साथ आ गया। उन्होंने पढ़ा, पहुंचे, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। उन्होंने सिर्फ ये कहा बेटा आप मेडिसिन मुकम्मल कर ले, अफसाने आप जब डॉक्टर बन जाएंगी, जब आप बोर हो जाया करेंगी मेडिसिन से, आप अफसाने लिखा करें। सुनो, यू नो, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे को डांटे नहीं, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां हमने की हैं, लेकिन वालिद साहब ने कभी हमें उस गलती पे डांटा नहीं है, कभी नहीं डांटा। उन्होंने हमें ग्रूम किया, उसमें गलती से भी ग्रूम किया। तो मैं समझती हूँ ये बहुत वाइजनेस होती है पेरेंट्स की कि अपने बच्चे को वो कैसे लेके चलते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने किया, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए, और मेरे ख्याल में हमें इसी तरह के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, ऐसी सक्सेस स्टोरीज की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जनरली बात कर जाते हैं और जनरल बात का इतना ज्यादा इफेक्ट दूसरों पे नहीं होता है जितना जब आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसमें अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करते हैं, अपनी अच्छी बातें भी शेयर करते हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स थी उस पे भी आपने बात की कि जी मसलन मैंने वही गाइडेंस जो मुझे पेरेंट्स ने दी उसमें 2 चीजें ऐड करके मैंने अपने बच्चों को दी। बड़ा अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। टाइम मेरे ख्याल से हमारा तकरीबन पूरा हो गया है, तो मैं एंडिंग नोट्स सारे पार्टिसिपेंट से लूंगा। नबीला प्लीज। ठीक है, वाइंड अप करते हैं इस चीज को। इस ऑल अबाउट जो मैं समझ पाई हूँ आज की मीटिंग से, वो ये है कि जनरेशन गैप में जो चीज बेहतर कर सकती है वो ग्रूमिंग है, पेरेंट्स की मेंटल स्टेट है। उसके बाद पेरेंट्स में जो मतलब अथॉरिटेटिव फिगर है, अगर वो मदर है या फादर है, तो उनके डीलिंग का तरीका बच्चों के साथ कैसा है किसी भी एज के। दूसरी बात ये है कि टफ लव रूल किस तरीके से जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं फैमिली के, और उनके थोड़े से साइकोलॉजिकल चीजें जो है इनको बताया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा दोस्त लाजमी रखें, या एक अच्छा दोस्त लाजमी होना चाहिए जिसके साथ, अगर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, मदर के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो या तो अपने बड़े बहन भाई के साथ उस चीज को डिस्कस कर सकता है, या फिर कोई ऐसे काबिल एतमाद इंसान के साथ डिस्कस कर सकता है जो कि इसकी ग्रूमिंग में जो है वो हेल्प की जा सकती है बेसिकली। तो ये कंक्लूड है, एतमाद दें बच्चों को, और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरा एतमाद रखें, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा कोई अपने बच्चे को नहीं समझ सकता। इसके ऊपर अगर फोकस करें तो शायद हम इन जितने भी ये वाले जो इश्यूज आ रहे हैं इनको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते। थैंक यू वहाब साहब। थैंक यू सो मच। मैं की बात करूंगा जनरेशन गैप की जो सोल्यूशन है, डॉक्टर ताहिरा बतूल के जो फादर हैं उन वो रोल मॉडल, आप उस रोल मॉडल को अपना लें एंड यू विल गेट सोल्यूशन टू एवरीथिंग। काउंसलिंग, आपका मुसलसल साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, प्यार मोहब्बत, बहुत तरीके से सब चीज समझा देना, अपने आप को इम्पोज ना करना, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ना रखना। और अगेन बच्चों का भी यही है फर्ज। अब जाहिर है आई मीन इनके फादर इसलिए कामयाब हुए, शी वाज अ गुड चाइल्ड, लेकिन अगर बच्चा रेकलेसनेस की तरफ जा रहा है या बच्चा डिसोबीडियंट है, तो हम जनरेशन गैप को खत्म करने के लिए ये भी सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को भी काउंसलिंग, बच्चे को जो अच्छे बुरे जिंदगी के असबाक हैं वो पढ़ाना, और बहुत गैर महसूस तरीके से डेली बेसिस पे काउंसलिंग करके हम जनरेशन गैप को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर ताहिरा प्लीज। मैं समझती हूँ कि आजकल छोटे बच्चों को हैंडल करने का जरा प्रॉब्लम पेरेंट्स को आ रहा होता है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन है। जारा मेरी बेटी की तस्वीर आपने देख ली है, ये खड़ी है, ये है 4th ग्रेड में है। तो अब इस 3rd ग्रेड, देखा मुझे करेक्ट किया कि आई एम इन 3rd ग्रेड। तो बच्चे आजकल के बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और डिजिटल जमाना है, उसने सारे ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं। तो
टेलीफोन उसको अलग से लैपटॉप लेके दिया हुआ है। अब उसका टाइमिंग्स कंट्रोल करना था। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी। तो मैंने एक दफा जी, कह जी। दिया, फिर मैं क्लिनिक चली गई, फिर दूसरी दफा कह दिया, क्लिनिक चली गई, वो पीछे से लगी रही। इस एज में, जबकि अभी वो 8 इयर्स की है, तो मैंने देखा पेरेंट्स को पोलाइटली, रेपिटेटिव और परसिस्टेंट, आपको परसिस्टेंट रहना बड़ा जरूरी है उस बच्चे को ये पैगाम देने के लिए कि तुम्हारा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट। उसमें उसके मार पिटाई की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी परसिस्टेंट कि 9 o'clock तुम्हारा टाइम है, यू हैव टू गो टू बेड एंड यू हैव टू स्टॉप वॉचिंग ये वीडियो गेम्स और दिस थिंग। तो फिर उसने ये तरीका निकाला कि मामा मैं अपनी वीडियो डालना चाहती हूँ। मैंने कहा यू आर अलाउड, यू मेक अ वीडियो, put on the YouTube, I'm happy for that. But you are not going to watch other people's videos because you can make yourself. You see, मैंने उसको बंद नहीं किया। मैंने कहा तुम अपनी बनाओ, अपनी डालो, that you watch people, people watch you, and they give you the numbers. तो आजकल के बच्चे को आपको ऐसे डील करना पड़ता है। शी इज मच मोर क्लेवर देन द एल्डर डॉटर। तो मैं समझती हूँ कि परसिस्टेंट रहना, अपना पॉइंट साबित करना, उसको अच्छी चीजें करना, अच्छी गाइड करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे पास आखिरी टाइम रात का ही बचता है जो मैं उसके साथ स्पेंड करती हूँ। लेकिन मैं आते जाते रात के 11 बज जाए उसकी किताबें निकाल के सारे दिन का मैं काम चेक करती हूँ। हालांकि मेरा दिल चाह रहा होता है मैं बिल्कुल ना करूँ, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई भी नहीं करेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपनी रूटीन बच्चे के साथ वही रखें, फिर बच्चे को उसकी आदत पड़ती है। वो जितना गंद उसने कमरे में डाला होता है मैं आके खड़ी होकर उसे उठवाती हूँ, हालांकि किसी को ये जुल्म लगता होगा, लेकिन अगर मैं उसको अभी डिसिप्लिन नहीं करूंगी तो 8-16 साल की उम्र में उसको कभी भी नहीं कर पाऊंगी। सो दिस इज हाउ आई थिंक दिस इज द मैसेज फॉर द पेरेंट्स, लव देम, रिस्पेक्ट द चिल्ड्रन एंड ट्रस्ट देम। और ये मेरी छोटी बेटी मेरे साथ है and she enjoys with me। हालांकि हमारा जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको पता है कि मामा डिसिप्लिन को पसंद करती है and she loves that। ठीक है, ग्रेट डॉक्टर, बहुत शुक्रिया सबका, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक पॉइंट जो बहरहाल आप सबकी बातों से मैंने भी लर्न किया वो यही था कि एक तो बिल्कुल छोटी एज से हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं अभी ये बच्चा है, बड़ा नहीं, अभी इसको क्या समझ है। नहीं, इस बच्चे को बहुत समझ है, इसको मेरे से ज्यादा समझ है। बहुत बिल्कुल ऐसे ही, जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा एक पूरी लैंग्वेज 3-4 साल की उम्र में सीख लेता है तो आप यू कैन गेस कि उसका दिमाग, उसका ब्रेन कितना काम कर रहा होता है। तो एक तो मेरे ख्याल में हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़ों को ये जहन से निकाल देना चाहिए कि ये अभी बच्चा है, उसके सामने जो मुख्तलिफ आप काम कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं या ड्रामे देख रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं और आप ये समझ रहे होते हैं कि जी इसको नहीं समझ आ रही। बच्चे को सब कुछ समझ आ रही होती है। छोटी एज से रिपीटेड सेशन, एक जो मैं मेरे ख्याल से मैं जिस पे कंक्लूड करूंगा वो ये है कि अगर आप हर रोज एक 5 मिनट का भी सेशन अपने बच्चों के साथ बैठ के रखें, और खास तौर पे फादर, क्योंकि मदर तो घर पे होती ही है, फादर अगर 5 मिनट का भी सेशन, लेकिन डेली बेस पे परसिस्टेंट, कोई उसमें गैप ना हो, सबको पता हो कि अभी 9 बजे रात को अब्बा ने आके हम सबको बिठाना है, हम सब ने अपनी प्रॉब्लम पूरे दिन की, हम सब ने अपनी अचीवमेंट्स पूरे दिन की शेयर करनी है, तो मेरे ख्याल से बहुत से मसले ठीक हो जाएंगे। वो पेरेंट्स जो टाइम नहीं देते अपने बच्चों को, उन्हीं ही को फिर बाद में पछतावे का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और फिर उनको शॉक्स लगते हैं कि जी अच्छा ओह ये हो गया वो हो गया। तो मेरे ख्याल में अगर परसिस्टेंट हर रोज अगर आप 5 मिनट बैठ रहे हैं तो आपको कभी शॉक नहीं लगेगा। आपको छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खामियां बच्चों की पता चलती रहेंगी, छोटी छोटी गलतियां पता चलती रहेंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पता चलती रहेंगी, और आप एबल होंगे उन छोटी चीजों को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बैठेंगे अपने बच्चे के पास और आपको पता चलेगा अच्छा ये जो हो चुका है, तो फिर जो है वो कहते हैं ना, पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका होता है, देन थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। और अब्बू हमेशा अम्मी की रिस्पेक्ट करे, अब्बू ऑलवेज रिस्पेक्ट अम्मी इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, व्हाटएवर मे हैपन। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग फिर एक इम्पोर्टेंट सेशन, एक और मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।